नमस्कारम, मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ एट आगरा हार्ट सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैंने एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी किया है विद अ स्पेशल फेलोशिप इन कॉम्प्लेक्स कोरोनरी एंड स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन। आज का हमारा टॉपिक है बीपी कंट्रोल में कैसे रखें। हाई बीपी की जो परेशानी है काफ़ी लोगों को आजकल ग्रसित किए हुए है। सबसे बड़ी परेशानी समाज में ये है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको बीपी की समस्या है। बहुत सारे लोगों को लक्षण ही नहीं होते हैं हाई बीपी के। अक्सर हाई बीपी के जो लक्षण होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। हाई बीपी के जो लक्षण होते हैं उनमें से कुछ ऐसा भी होता है कि किसी लोगों को चिड़चिड़ापन, माथे में दर्द, सिर में दर्द, कुछ लोगों की जो रोशनी होती है, आँखों से देखने की जो रोशनी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। किडनी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कुछ लोगों को जिनको हाई बीपी होता है या मोटापा ज़्यादा होता है तो खर्राटे भी काफ़ी आते हैं। दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात को नींद बार बार टूटती है, जल्दी उठ जाते हैं नींद से। हाई बीपी का और भी कई कारण हो सकते हैं या लक्षण हो सकते हैं, पर ये प्रमुख लक्षण है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये लक्षण बड़े सटल होते हैं, बहुत इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उनको कोई लक्षण ही नहीं है हाई बीपी का। और जब वो किसी कैंप में या कभी अस्पताल में पहली बार गए तो वहाँ पर उनको बीपी जब नापा गया तो हाई बीपी निकला। हाई बीपी का मतलब होता है 140/90, ऊपर का 140 माप और नीचे का 90 माप। ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। तो वो बढ़ा हुआ निकला 140/90 या उससे ऊपर। प्री हाइपरटेंशन की भी स्टेज अब मानी गई है। अगर आपका बीपी 130 और 140 ऊपर के माप पे और नीचे 80 और 90 के बीच में है तो उसको प्री हाइपरटेंशन की स्टेज कहते हैं। प्री हाइपरटेंशन की स्टेज का मतलब होता है कि शायद आपको इस समय दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे वज़न कम करना, धूम्रपान छोड़ना, अल्कोहल छोड़ना, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सुपारी या अच्छे से नींद लेना, आपको ये सब करना पड़ेगा। वज़न ज़रूर कम करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक करनी पड़ेगी। तो ये प्री हाइपरटेंशन की स्टेज तक चलता है। 140/90 के ऊपर जैसे ही आपका बीपी जाता है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। हाई बीपी के साथ साथ आपको हर समय, अगर कभी भी आपका बीपी हाई डिटेक्ट हो तो ज़रूर एक बार ईसीजी करवाएं, बेसलाइन में ईको करवाएं, और तीसरा क्रिएटिनिन की जो रिपोर्ट है वो ज़रूर करवाएं। पोटेशियम लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे केसेस में, और ऐसे ही सोडियम के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैग्नीशियम करवा सकते हैं तो वो भी करवाएं। ईको में हमें पता चलेगा कि कहीं कोई ऐसा बात तो नहीं है कि आपके वॉल्व में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस या एओर्टिक रीगर्जिटेशन जो एक हाई बीपी का भी कारण बन सकते हैं, तो कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई वैल्वुलर प्रॉब्लम या आपका हार्ट की बनावट कैसी है, तो ये सब पता चल जाता है। ईसीजी हर समय एक बेसलाइन होना ही चाहिए आपका। रिदम कोई डिसऑर्डर, एट्रियल फिब्रिलेशन जो हाई बीपी के पेशेंट्स में काफ़ी बार देखी जाती है, तो वो सब पता चल जाता है उसमें। लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल में हमको पता चलता है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल क्या चल रहे हैं और क्या उनको साथ ही साथ बीपी की दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया में, या अगर हम आगरा या उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो कितने 40 साल से नीचे उम्र के ग्रसित लोगों का परसेंटेज है? काफ़ी अधिक परसेंटेज है। जो इंडिया है वो इस समय हाइपरटेंशन का कैपिटल बन चुका है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन है इस समय इंडिया में। ऐसे ही डायबिटीज़ और कैंसर का भी कैपिटल इंडिया को माना गया है। परसेंटेज की बात करें तो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है एक्चुअली। ऑल इंडिया सर्वे तो करवाना बड़ा मुश्किल होता है, बट आज की डेट में ये बोला गया है कि एटलीस्ट 20 to 30% पेशेंट्स तो मैं नहीं कहूँगा, बट इन नॉर्मल पॉपुलेशन इंडिया की 20 to 30% एडल्ट मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज के, उनको हाइपरटेंशन है। चाहे उनको पता चल चुका है या नहीं पता चल चुका है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है सर, अगर ये बताइए कि अगर नहीं पता चला है किसी व्यक्ति को जो 40 साल से उम्र में है, और तो उसे क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो कि उन्हें हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है? देखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स।
तो आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपको अपने बारे में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि आप कितना लंबा जीना चाहते हैं, और जो आपका जीवन है आगे आप लंबा या छोटा पता नहीं, बट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रखना चाहते हैं। तो क्या स्लीप से सर हाइपरटेंशन का कोई रिलेशन है? बहुत ज़्यादा। तो हाइपरटेंशन जो है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होता है, उसमें काफ़ी लोगों में देखा गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है, और जो चीक्स होती हैं, जो बकल फैट होता है, बकल फैट मतलब जो हमारे गालों में जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम सोते हैं, सोने जाते हैं, तो हमारी जो जीभ है वो हमारी जो सांस की जो नली है उसको उस पर क्या बोलते हैं, अटकाती है। सो उससे हमको खर्राटे आते हैं। जब भी हमको खर्राटे आते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है और एकदम नींद टूटती है। तो ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि नॉन एड्रेनलिन जो सर्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत रेस करता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, नींद में खर्राटे आते हैं, ढंग से नींद नहीं ले पाते हैं रात को, तो उनमें देखा गया है कि हाइपरटेंशन का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा पाया गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम इसको ट्रीट कर लें तो बहुत लोगों का बीपी जो है वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। बहुत कम ही सर कारण मैं होते आपसे ये हैं। जानना चाहता हूँ कि आज का इस दुनिया का सबसे बड़ा विष जो है, विषैला जो हमारा सिंड्रोम या डेथ रेट्स बता दें जो बढ़ा रही हैं, उसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम से जान रहे हैं। बीपी भी उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। क्या बीपी और बीएमआई का कोई इसमें बीच में मेल है? बहुत ज़्यादा मेल है। ओबेसिटी जो होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हमारा बीपी, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारा लिपिड प्रोफाइल, ये बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये जो 4-5 पैरामीटर्स हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। और अगर रेस्ट आपका फैट है परसेंटेज, या आपको ओबेसिटी है, तो फिर आपको अपना ओबेसिटी कम करनी चाहिए, और उससे आपका हाइपरटेंशन का गोल या तो मीट हो जाएंगे, या बीपी के जो नॉर्मल बीपी आपका आ सकता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन हाइपरटेंशन। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा आपने हमें बात बताई। बट सर अब आप ये बताइए, क्या बीपी की भी कुछ ग्रुपिंग या क्लासेस होती हैं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2? कोई बीपी 140 में भी कहता है, कोई 180 में भी नहीं कह पाता। क्या है ये? देखिए, दिस इज़ जो हाइपरटेंशन की जो गाइडलाइन है दैट इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ लिटरेचर। इतना ज़्यादा गाइडलाइन आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा अलग अलग सोसाइटीज़ की अलग अलग ग्रेडिंग हो चुकी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नॉर्मल, जो भी ये परेशानी, ये जो गाइडलाइंस है अपने आप में एक परेशानी की सबब बन चुकी हैं। और लोगों के बीपी इसी में बढ़े जा रहे हैं कि भैया उनका स्टेज 1 में आ रहा है, स्टेज 2 में आ रहा है, कि प्री हाइपरटेंशन में आ रहा है, कि रियल ब्लड प्रेशर में आ रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, स्टेज 1 जो बोला गया है वो 160/90, ऊपर का 160 नाप, नीचे का 90 नाप, तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन के माना गया। सर पर कुछ एक घरेलू नुस्खे देना चाहेंगे सर आप बीपी के लिए? मैं ये वाली बात कंप्लीट कर लूँ। सर, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 140/90 है उसको मान के चलिए। अगर आपका 140/90 के लेवल पे या उसके ऊपर आपका बीपी जा रहा है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एग्रेसिव रिस्क कंट्रोल फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले वो करें। साथ ही साथ अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है 140/90 से, तो वाई टू वेस्ट टाइम एंड वाई टू अपने बॉडी को क्यों स्ट्रेस में डालना। बीपी चालू करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। और आई थिंक बहुत ये इंटरेक्टिव सेशन रहा है, एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, एंड थैंक यू। अपना बीपी कंट्रोल रखें। और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये वाइट हाइपरटेंशन क्या होता है? वाइट कोट हाइपरटेंशन ना, वाइट कोट हाइपरटेंशन ये है कि आप वैसे तो आपका घर पे बीपी नॉर्मल रह रहा है, 120/70 रह रहा है, 130 के नीचे ही रह रहा है। बट जैसे ही आप किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में गए, जैसे हॉस्पिटल चले गए या अपने वर्क पे चले गए, वाइट कोट जनरली हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में देखा गया है एक्चुअली, तो उधर आपका बीपी शूट अप हो गया, बीपी बढ़ गया। बहुत लोगों को लगता है कि ये बड़ा आम बात है, और है भी आम बात,
पर इसके जो सिग्निफिकेंस है वो लोग इग्नोर कर देते हैं। इसका सिग्निफिकेंस वही सिग्निफिकेंस है जो एक आदमी को घर पे रहते हुए या किसी और जगह पे रहते हुए बीपी अगर किसी का बढ़ता है तो उतना ही रिस्क है उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन में। तो कभी ये ना समझें कि अगर हमारे सिर्फ क्लिनिक पे जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं और उधर बीपी बढ़ रहा है तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी बॉडी को स्ट्रेस पड़ता है वैसे ही आपका बीपी बढ़ने लगता है। और वाइट कोट हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट हैं बड़े क्लासिक एग्जाम्पल होते हैं अपने इग्नोरेंस ऑफ सिम्टम्स के। सर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक जैसे अमित जी हैं, मैं जिन्हें जानता हूँ, वो उनको बीपी है, उन्हें बोला गया है कि आप एक दवाई लें 40 मिलीग्राम की, मुझे नहीं पता कौन सी है, बट आप रोज़ लें। मगर वो क्या करते हैं कि सर जब मेरा सिर में भारीपन होता है, जब मैं सीढ़ी उतरता हूँ मुझे पता चल जाता है मुझे बीपी बढ़ गया है, तभी मैं लेता हूँ, वैसे नहीं ज़रूरत पड़ती है। क्या हमें रोज़ गोली लेनी चाहिए? बिल्कुल रोज़ गोली लेनी चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं सिर में भारीपन हो रहा है, चलने में थकान हो जा रही है या चक्कर हो जाते हैं, इसका मतलब है टारगेट ऑर्गन डैमेज वो चालू हो चुका है। तो उनका जो ब्लड प्रेशर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि टारगेट ऑर्गन डैमेज करने लगा है। टारगेट ऑर्गन डैमेज का मतलब होता है भाई सिर में भारीपन मतलब दिमाग पे असर करने लगा है। ये सांस फूलना बीपी में इसका मतलब होता है कि भैया दिल पे असर करने लगा है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि टारगेट ऑर्गन डैमेज चालू हो चुका है, वो ऑलरेडी बड़ी लेट हो चुके हैं। और ये जो बीच बीच में अगर वो दवाई छोड़ दे रहे हैं और तभी ले रहे हैं जब उनको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके हैं और अपने साथ जाती कर रहे हैं। ट्रीटमेंट चालू रखें, बीपी अपना कंट्रोल रखें। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कंट्रोल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट कैनॉट बी स्ट्रेस्ड मतलब मोर देन दिस। मतलब ये वही जो पेशेंट्स हैं जो हमको बाद में पता चलता है कि भैया ब्रेन हेमरेज की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं या स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं या किडनी फेलियर में प्रेजेंट कर रहे हैं, हार्ट अटैक्स में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन ऑल दिस आई थिंक। एंड कोई किसी को समझा नहीं सकता, लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा कि अपना बीपी कंट्रोल रखें, दवाई टाइम पे लें। कितनी बार कोई बोले, है ना। ये सेशन भी उसी हिसाब से है। और आई थिंक ये बस मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि लोगों को पता चले कि भाई अपना ख्याल रखें। अगर आपको बीपी है, हाई बीपी है, तो दवाई लें, अपना वेट कम करें, एक्सरसाइज करें। मिनिमम आपको 8 से 10,000 स्टेप्स पर डे 5 डेज अ वीक आपको लेने हैं। खाने में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, फ्रूट्स इंक्लूड करें एंड ये सब करें, है ना। एंड थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है एंड मैं आगरा हार्ट सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच।